नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम आवास पर कई विभागों की समीक्षा बैठक और सीएम योगी कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सिंचाई विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। नमामि गंगे पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करेंगे। कानपुर, मेरठ, मथुरा, वृंदावन की योजनाओं को लेकर बैठक का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, जहां कानपुर, मेरठ, मथुरा, वृंदावन की योजनाओं को लेकर बैठक और विचार विमर्श किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, जहां बता दें कि विभागों की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही नमामि गंगे पाइप पेयजल योजना को लेकर और इसके साथ ही बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा से पहले समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं और यात्रा मार्ग पर आवश्यक इंतजामों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की नवीन उच्चीकृत G6 भवन का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक लैब के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच अब अपराध की कड़ी को मिटाने में उजागर कर देगी और हर गंभीर मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 मंजिला भवन का निरीक्षण किया और डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक और इसके साथ ही बता दें कि विस्फोट विश्लेषण, दस्तावेज और जांच जैसे सभी यूनिटों की कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया। इसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को
एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, यह एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी उसका पुनर्गठन कर दिया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके आए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसडीआरएफ का गठन, महिला पीएसी बहानी का गठन, 3 नई महिला पीएसी बहानी का गठन किया गया है, जिसमें देश की स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ी हुई उन वीरांगनाओं के नाम पर ये सभी सेंटर हम लोगों ने रखे हैं। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर ये 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। 5 नई पीएसी बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर के लिए भी स्वीकृति देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं, पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी जनपदों में किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का आगरा का दौरा है। रन फॉर यूनिटी पदयात्रा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और इसके साथ ही नूरी दरवाजा स्थित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस सब की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम का दौरा है और इसके साथ ही आगरा में उनका दौरा है, जहाँ बैठक भी लेंगे और बैठक में तमाम विचार विमर्श देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का आगरा का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि बैठक भी लेंगे डिप्टी सीएम, जहां बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 24 नवंबर से धारा 163 लागू है और इसके साथ ही बता दें कि 93 दिन तक लागू रहेगी धारा। 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिना अनुमति प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 163 लागू की गई है और सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ये धारा लागू रहेगी और 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बिना अनुमति प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारा 163 लागू है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बता दें कि 53 दिन तक ये धारा लागू रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजीत का। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? धारा 163 लागू है। बिल्कुल वैसा आपको बता दें। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही धारा 163 लागू की गई है। 53 दिन तक ये धारा लागू रहेगी और इसके साथ ही 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है और इसके साथ ही 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और 53 दिन तक ये धारा लागू रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के चलते धारा 163 लगाई गई है और इसके साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 53 दिन तक ये धारा लागू रहेगी और इसके साथ ही 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजीत का। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? धारा 163 लागू की गई है। बिल्कुल आपको बता दें वर्षा जी कि शहर में 15 जनवरी तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर शासन ने रोक लगा रखी है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शासन की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर से 15 जनवरी 2026 तक शहरों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा का विभिन्न त्योहारों जैसे तेग बहादुर जयंती और क्रिसमस डे मद्देनजर 5 से ज्यादा अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। सरकारी दफ्तरों के पास ड्रोन से निगरानियां की जाएंगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 24 नवंबर आपको बता दें 24 नवंबर से 26 जनवरी 2026 तक शहरों में निषेधाज्ञा लागू रहेगा। और साथ बता दें कि मकर संक्रांति, नववर्ष, क्रिसमस डे जैसे त्योहारों को लेके खास तौर पे जो है ये शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, शांति और सौहार्दपूर्ण त्योहार निपटाने के लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें वहीं बिना किसी अनुमति के जो है किसी प्रकार का जो है प्रदर्शन, धरना और आप सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम आपको बताएं, सरकारी दफ्तरों में जो है जगह जगह जो है ड्रोन से निगरानियां की जा रही हैं। किसी प्रकार का जो है अराजक तत्व द्वारा कोई भ्रामक चीजें न फैलाई जाए, हमेशा जो है प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानियां की जा रही हैं। अजीत, अगर बात करें तो क्योंकि त्योहारों के सीजन में ही सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल प्रशासन को माने तो पूरी तरीके से जो है किसी अपनी घटना घटने से पहले तो जो है प्रशासन ने द्वारा 163 धारा लागू कर दी। जगह जगह फोर्स तैनात किए गए हैं, चौपे चौराहे पे और ड्रोन से निगरानियां की जा रही हैं और किसी प्रकार का जो है शांति भंग या किसी पर्व पे जो है ये आदर्श वस्तु द्वारा कोई किसी प्रकार का जो किया जाएगा उसको बर्न डाउन करके उसको जो है करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो है प्रशासन जो है चक्के पे जो है फोर्स तैनात किए गए हैं और सरकारी दफ्तरों में जो है ड्रोन से निगरानियां की जा रही है। किसी प्रकार का घटना न घटे और शांति व्यवस्था प्रदेश में कायम रहे और लोगों से अपील की जा रही है। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धारा 163 लागू की गई है और इसके साथ ही 53 दिन तक ये धारा लागू रहेगी, क्योंकि बता दें कि आगामी त्योहारों का सीजन है, जिसके चलते प्रशासन एकदम मुस्तैदी से ड्रोन कैमरों के जरिए से निगरानी रखता हुआ नजर आ रहा है और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार बनाएं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण में देरी पर एलडीए सख्त नजर आए हैं। 25 दिसंबर को पीएम का प्रस्तावित लोकार्पण और इसके साथ ही एलडीए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके साथ ही बता दें कि औचक निरीक्षण और पैन इंटेलकॉम पर 5-5 लाख का जुर्माना घोषित किया गया है। इसके साथ ही एलडीए ने चिताया देरी बर्दाश्त नहीं होगी, बसंत कुंज में हो रहा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए द्वारा चिताया गया है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण में देरी पर सख्ती देखने को मिली है और इसके साथ ही बता दें कि एलडीए वीसी का औचक निरीक्षण और पैन इंटेलकॉम पे बता दें कि फॉर्म पे 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी घोषित किया गया है। एलडीए ने बता दें कि चिताया है कि देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। बसंत कुंज में हो रहा था राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 25 दिसंबर को पीएम का प्रस्तावित लोकार्पण और लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण में देरी पर एलडीए का सख्त रुख देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि वीसी का औचक निरीक्षण, जहां जुर्माना भी लगाया गया है, घोषित किया गया है। एलडीए ने चिताया है कि देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बसंत कुंज में हो रहा था राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण, जिसको लेकर अब एलडीए का सख्त रुख देखने को मिला है। और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बता दें कि एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को आरईडब्ल्यू और सेना के ऑपरेशन अधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुनीत कुमार बताया गया और उसके पास कई नकली पहचान पत्र पाए गए, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक चेकबुक और अन्य फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। एसटीएफ ने बताया है कि आरोपी इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर ठगी करता था। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को ठगा है। और इसके साथ ही बता दें कि नोएडा एसटीएफ का एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, फर्जी दस्तावेजों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से अवैध दस्तावेज बरामद हुए हैं और लोगों से ठगी किया करता था यह आरोपी। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भी अब उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को आरईडब्ल्यू और सेना के ऑपरेशन अधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुनीत कुमार बताया गया है। उसके पास नकली पहचान पत्र और आधार कार्ड और इसके साथ ही वोटर कार्ड, पैन कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। एसटीएफ ने बताया कि आरोपी इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर ठगी किया करता था। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को ठगा है। और इसके साथ ही बता दें कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से ठगी किया करता था और इसके साथ ही आरोपी का नाम सुनीत कुमार है। और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दौरा है। खदान हादसे के मृतक परिवारों से मुलाकात करेंगे। ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्णा माइनिंग खदान में यह हादसा हुआ था। बीते शनिवार दोपहर बाद यह हादसा हुआ था। खदान से 7 शव बरामद किए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीते शनिवार दोपहर बाद यह हादसा हुआ था। ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्णा माइनिंग और इसके साथ ही खदान में हादसा हुआ, जहां खदान हादसे के बाद मृतक परिवारों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीते शनिवार दोपहर बाद हुआ था खदान में हादसा। खदान से 7 शव बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां शव भी बरामद किए गए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय दौरा करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और हादसे के मृतक परिवारों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर 40वां अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन आज आनंद भवन से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन का आयोजन इंदिरा गांधी की याद में और खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। धावकों ने आनंद भवन से शुरुआत करते हुए निर्धारित मार्ग पर दौड़ पूरी की। इस अवसर पर आयोजकों ने प्रतिभागियों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया। स्थानीय नागरिकों और दर्शकों ने धावकों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खबर बाराबंकी से है, जहां थाना रामनगर क्षेत्र में आयोजित महादेवा महोत्सव की सुरक्षा तैयारियों का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। उन्होंने दर्शनार्थियों के आगमन और मार्ग सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी रामनगर गरिमा पंत, प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। गाजीपुर में इस बार धान खरीद की धीमी रफ्तार को लेकर किसानों में कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बता दें कि एसडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान खरीद अवधि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्विंटल तय किया है और जिले को बता दें कि 2,58,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। हाल ही में हुई बारिश और चक्रवाती तूफान के चलते फसल को नुकसान हुआ और कटाई में देरी हुई। इसी कारण फिलहाल खरीद की रफ्तार धीमी है। अभी तक जिले में केवल 360 मैट्रिक टन धान की ही खरीद हो सकी है। वर्तमान में 153 खरीद केंद्र सक्रिय है और 6,990 किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि अगले 15 दिनों में कटाई तेज होते ही खरीद भी रफ्तार पकड़ लेगी। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक इस वर्ष का धान क्रय का समयावधि है, जिसमें सरकार द्वारा निहित जो मूल्य है 2369 रुपये पर कुंतल के हिसाब से जो किसानों को दे करके उसकी परचेजिंग की जाएगी। हमारा 2,58,000 MT का पूरा लक्ष्य दिया गया है। चूँकि विगत 15 दिन पहले बारिश होने से थोड़ा सा कटान विलम्ब हुआ है, जिसके कारण थोड़ी अभी हमारी खरीद धीमी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो 10 दिन के बाद ये तेज़ी पकड़ लेगी। अभी हम इसके सापेक्ष 360 MT ही केवल खरीद पाए हैं और 153 केंद्रों पे हमारे खरीद की जा रही है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है, किसान इसमें कितना रुचि ले रहे हैं और अभी नुकसान का क्या स्थिति है जिसमें किसानों को आपदा राहत से देना था? रुचि ली जा रही है। 6,960 किसान अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं और उनके द्वारा अब लाके परचेजिंग की जा रही है और आगे और भी बढ़ेगा। बरसात से कुछ नुकसान हुआ था और जिसके संबंध में लोग सर्वे करा के उनको जो राहत देनी होती है वो दे रहे हैं। बाकी अन्य जगहों पे जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, फसल काफ़ी ठीक ठाक है और हमारे लक्ष्य। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के नगला चमन में डायल 112 पुलिस टीम पर अचानक हुए पथराव से हड़कंप मच गया। दो पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंची टीम पर कुछ अपराधियों ने अचानक से हमला कर दिया। पथराव में बता दें कि शीशे टूट गए और चालक प्रेमपाल को भी गंभीर चोटें आई हैं। हमले में पुलिसकर्मी पंकज भी घायल हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अलीगंज भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात नियंत्रित किए। खबर गाजियाबाद से है, जहां गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाईवे पर फिल्मी अंदाज में अंतर जनपदीय तस्कर गिरोह को पकड़ लिया है। बता दें कि ग्रीनफील्ड मोड़ से
पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी और कुल 6 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। गाड़ियों को रोकने पर तस्करों ने तेज रफ्तार से भागने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी बढ़ने पर उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से 3 अवैध तमंचे, कारतूस, 2 गाड़ियां और 6 गौवंश सुरक्षित बरामद किए हैं। देखिए, अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 नवंबर 2025 को एसओ बिन्नो प्रतिदिन की भांति अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छर टाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ बिन्नो के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रोकने के बजाय वो तेज़ी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ बिन्नो के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।